बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। हम FIA एक्ट को पढ़ रहे थे और हमने पहले हिस्से में सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 5A तक तो 5 सेक्शंस को हमने कवर किया था। ये उसी लेक्चर का सेकंड पार्ट है जिसमें हम रिमेनिंग 5 सेक्शंस को पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन नंबर 6, पावर टू अमेंड द शेड्यूल। इसी सेक्शन के ऊपर अगर हम जाएं तो सेक्शन 2 में उसने कुछ डेफिनेशंस की बात की थी। उसी में जो डेफिनेशन नंबर 8 है उसमें उसने कहा था शेड्यूल। जब भी अंदर शेड्यूल की बात की जाएगी तो इससे मुराद वो शेड्यूल है जो इस एक्ट में दिया गया है। फिर सेक्शन 3 के अंदर ये बताया गया कि ये इदारा जो है ये इन्वेस्टिगेट करेगा एंड जो है ये इंक्वायर करेगा। किन क्राइम्स को इंक्वायर करेगा या इन्वेस्टिगेट करेगा? उन सारे क्राइम्स को जो कि शेड्यूल में मेंशन्ड है। तो ये शेड्यूल क्या है? शेड्यूल इसी एक्ट के बिल्कुल आखिर में एक शेड्यूल दिया गया है जिसमें टोटल 117 क्राइम्स मेंशन्ड है। ये वो क्राइम्स हैं कि अगर इनमें से कोई भी क्राइम हो और वो फेडरल गवर्नमेंट का कोई मुलाजिम या फेडरल गवर्नमेंट के अंडर किसी इदारे में उसकी जुरिस्डिक्शन में ऐसा जुर्म हो तो उसकी इन्वेस्टिगेशन और उसकी इंक्वायरी जो है वो FIA करेगा। तो इस शेड्यूल को अमेंड कौन कर सकता है? फेडरल गवर्नमेंट। मतलब ये कि ये जो 117 क्राइम्स हैं फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो इनको कम कर दे, चाहे तो इसमें फर्दर क्राइम्स ऐड करके इसकी तादाद में इजाफा कर दे। सेक्शन नंबर 7, डेलीगेशन ऑफ पावर्स। बेसिकली इस एक्ट ने जो पावर्स हैं वो ग्रांट कर दी हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ FIA को, और वो जो पावर्स हैं वो इक्वल टू द पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है। नीचे जो डेलीगेशन ऑफ पावर्स है वो यहाँ पर इस एक्ट में मेंशन नहीं किया गया, लेकिन इस सेक्शन के तहत DG को ये इख्तियार दे दिया गया क्योंकि उसके नीचे पूरी एक हायरार्की है। ऊपर हमने देखा कि ये कहा गया कि अगर वारंट इशू करेगा तो वारंट जो है वो DG इशू करेगा। तो अब हर मामले में DG को तो नहीं अप्रोच किया जाएगा। DG इस्लामाबाद में बैठा है, FIA का ऑफिस कोयटा में भी है, पेशावर में भी है, कराची में भी है, तो क्या हर मामले से पहले DG से परमिशन ली जाएगी? तो DG ये करता है कि नीचे कुछ पावर्स को डेलीगेट कर देता है डायरेक्टर लेवल पे, कुछ को डिप्टी डायरेक्टर लेवल पे और कुछ को इवन नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल पे। तो इसको कहते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर्स, और डेलीगेशन ऑफ पावर्स जो है वो सेक्शन 7 के तहत होता है। सेक्शन नंबर 8, इंडेमनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाने वाला और टेक्निकल भी। देखें, आप सिक्योरिटी फोर्सेस में हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस में रहते हुए आपको बहुत सारे ऐसे काम करना पड़ते हैं जो कि नॉर्मली एक गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं करता। किसी के घर चले जाना, वहाँ पे जाके चीज़ों को चेक करना, लोगों को अरेस्ट करना, इवन आपके मुकाबले हो जाते हैं, पुलिस मुकाबले हो जाते हैं, तो देन आपको प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी? तो यहाँ पे ये जो सेक्शन 8 है ये आपको प्रोटेक्शन देती है। देखें, ये प्रोटेक्शन कैसे मिलती है? दैट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन द इंटेंशंस। यहाँ पे ये कहा गया है कि जब कोई शख्स अपनी पावर्स को अंडर दिस एक्ट अपनी पावर्स को वो अप्लाई कर रहा हो तो उसका कोई भी एक्शन जो है वो क्रिमिनल एक्शन नहीं होगा अगर वो उसको पूरा यकीन हो कि जो वो कर रहा है उसकी इंटेंशंस ठीक है, जो वो कर रहा है और वो उसको लगता है कि ये काम ठीक है, तो उसको उस काम की वजह से उसको उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं लगाया जा सकता। सिर्फ ये नहीं कि उसको लगता हो कि ये ठीक है, लेकिन वो इस गुड इंटेंशन को प्रूव भी कर सकता हो और वो जो इंटेंशन है वो कॉन्ट्राडिक्टरी भी ना हो इस एक्ट से। अगर किसी शख्स ने सपोज़ रिश्वत ले ली तो अब यहाँ पे गुड इंटेंशन तो नहीं है ना, ये एक बैड इंटेंशन है, तो उसमें वो बंदा बरीउ ज़िम्मा नहीं है। लेकिन अगर किसी शख्स ने कोई ऐसा काम किया, वो रेड कर रहा था, आगे से फायर हुआ, इसने जवाबी फायर किया और इस दौरान अगला शख्स जो है वो ज़ख्मी हो गया है, तो
क्योंकि ये अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहा था, ये उसको ज़ख्मी नहीं करना चाह रहा था, इस पर फायरिंग हुई तो इसने जवाब दिया। अब यहाँ पे गुड इंटेंशंस को साबित किया जा सकता है और इन दैट केस इसका वो जो एक्शन होगा वो जुर्म नहीं तस्वर होगा। तो सेक्शन 8 जो है ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार आती है कि इंडेमनिटी किस सेक्शन के तहत दी जाती है, तो ये सेक्शन 8 के तहत दी जाती है। सेक्शन नंबर 9, पावर टू मेक रूल्स। पहली बात यह है, ये फेडरल इदारा है तो भाई सारे इसके मामला को फेडरल गवर्नमेंट नहीं देखना है। अगर शेड्यूल में अमेंडमेंट होगी तो सिंपली लॉ को अमेंड किया जा रहा है तो लॉ को अमेंड करना, क्योंकि ये एक फेडरल लॉ है तो फेडरल गवर्नमेंट का काम है। रूल और लॉ में थोड़ा सा फ़र्क होता है। रूल्स डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई होते हैं, लॉ जो है ये लोगों पे अप्लाई होता है। आप ये समझ लें कि जो रूल्स हैं ये आगे फर्दर इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि इस डिपार्टमेंट के अंदर वर्किंग कैसे की जाएगी। तो रूल्स बनाना ये भी फेडरल गवर्नमेंट का काम है कि वो इस एक्ट के तहत FIA में रूल्स बना सकते हैं और ऐसे रूल्स में वो तमाम कंडीशंस भी शामिल हैं जिसके तहत DG को अपॉइंट किया जाता है और इसके अलावा ओवरऑल जो भी रिक्रूटमेंट है इस इदारे में, उन रिक्रूटमेंट के लिए क्या प्रोसीजर होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, उनके स्किल्स क्या होंगे, उनके सैलरीज क्या होंगी, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस क्या होंगी, ये सारी चीज़ें जो है ये फेडरल गवर्नमेंट इसको डिसाइड करेगी। और इस एक्ट के तहत काम करने के लिए जो मेंबर्स ऑफ एजेंसी हैं उनकी पावर्स एंड फंक्शंस क्या होंगी, ये भी फेडरल गवर्नमेंट इसके मुतालिक भी रूल बना सकती है। पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि क्योंकि FIA तो एक फेडरल इदारा है, इसको वर्किंग के लिए मल्टीपल एजेंसीज़ की हेल्प चाहिए। कहीं पे इसको सिविल एविएशन अथॉरिटी की हेल्प चाहिए तो कहीं पे इसको इंटरपोल एंड कहीं पे पंजाब पुलिस या अदर प्रोविंशियल पुलिस की हेल्प इनको चाहिए। तो ये असिस्टेंस किस तरह से ली जा सकती है ये भी इसके रूल्स फेडरल गवर्नमेंट डिफ़ाइन करेगी। फिर वो जो पावर्स हैं जो कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की पावर्स DG को दी गई हैं या सिंपली DG की जो पावर्स हैं उनको भी अमेंड किया जा सकता है और डिपार्टमेंट के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस देने पर जो डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको रिवार्ड दिया जाता है, उनको या पनिश किया जाता है। तो इस तरह की जो सारी पॉलिसीज़ हैं ये भी फेडरल गवर्नमेंट डिफ़ाइन करेगी। सेक्शन नंबर 10 जो है, अगर आप इसी लेक्चर के पहले हिस्से में जाएं, FIA एक्ट का जो पहला लेक्चर हमने दिया था तो मैंने आपको बताया था कि FIA से पहले पाकिस्तान में बल्कि सब कॉन्टिनेंट में स्पेशल पुलिस बनाई गई थी 1942 में और उसका काम था करप्शन को देखना, सरकारी इदारों में होने वाली करप्शन को देखना। पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान ने उसी पुलिस को इनहेरिट किया और उसके रूल्स बनाए 1948 में। तो यहाँ पे उसी एक्ट की बात की जा रही है कि इस एक्ट के आने से वो जो पाकिस्तान स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट 1948 का जो एक्ट था वो रिपील हो गया, ख़त्म हो गया। और इसके अलावा स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल पुलिस अमलगमेशन ऑर्डर जो है 1962 का वो भी ख़त्म हो गया। तो स्पेशल पुलिस के जो ऑफिशल्स थे उनको पंजाब पुलिस में और दूसरी जो प्रोविंशियल पुलिस थी उनके साथ जम करके उनसे काम लिया जा रहा था। तो अब इस ऑर्डर के तहत उनके अंदर मर्ज करना ये भी रिपील हो गया, मतलब ये ख़त्म हो गया। तो अब वो तमाम मेंबर्स जो कि स्पेशल पुलिस के थे वो स्पेशल पुलिस के मेंबर्स प्लस वो जो डेपुटेशन पे उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे उनको FIA में इंडक्ट किया जाएगा और उनको वो तमाम प्रिविलेजेस हासिल होंगी, वो तमाम टर्म्स वैसे ही अप्लाई होंगी जो कि पहले उनके साथ तयशुदा थी। अलबत्ता उनके ख़िलाफ़ अगर कोई इंक्वायरी पेंडिंग है तो वो इंक्वायरी उसी तरह से चलती रहेगी, लेकिन वो इंक्वायरी जो है वो अब FIA ख़ुद कंडक्ट करेगा। और जो प्रोविंशियल पुलिस के ऑफिशल्स हैं जो ऑन डेपुटेशन थे उनको भी अलाउ किया जाएगा कि वो भी अगर इधर ज्वाइन करना चाहते हैं। और ऐसे लोगों से विदिन 30 डेज़
30 दिन तक उनसे ये पूछा जाएगा, उनसे इन राइटिंग लिया जाएगा कि अगर वो FIA में इंडक्ट होना चाहते हैं तो उनको इंडक्ट कर लिया जाएगा। और फिर सब क्लास नंबर 5 ये कहती है कि उनकी जो पहले की टर्म्स हैं जिनको ऐसे इंडक्ट किया जाएगा, उनकी भी जो पहले की टर्म्स हैं, जो उनकी अपॉइंटमेंट की टर्म्स थी, वो सारी उनके साथ उसी तरह से इस्टेब्लिश्ड रहेंगी। फिर इसके बाद नीचे अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये शेड्यूल है FIA एक्ट का। अब देखें इसके अंदर बहुत सारी सेक्शंस लिखी हुई हैं। ऊपर उन्होंने सिर्फ ये कह दिया कि FIA शेड्यूल में गिवन तमाम जुराइम को इन्वेस्टिगेट एंड इंक्वायर करेगा। उनको इन जुराइम की तफसील लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो शेड्यूल का ये फ़ायदा होता है कि शेड्यूल में वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो डिटेल्स के साथ लिखने के बजाय शेड्यूल में मेंशन कर दी जाती हैं। तो इस शेड्यूल में गिवन तमाम क्राइम को FIA की जुरिस्डिक्शन माना गया। तो FIA एक्ट जो है ये बिल्कुल एक छोटा सा एक्ट 10 सेक्शंस में कन्फाइंड एक एक्ट बन गया। अगर इन तमाम सेक्शंस की डिटेल्स एक्ट में ऐड कर दी जाएँ तो ये एक्ट बहुत ज़्यादा बल्कि बन जाएगा। बच्चों ये था FIA एक्ट। अब इसके बाद जो है इसमें से पॉसिबल जो MCQs हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ लेकर आएंगे। आपको कोई भी पॉइंट क्लियर ना हुआ हो, कोई पॉइंट आप फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहते हो या आपकी कोई भी क्यूरी हो तो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।